डिस्कस लेंस मेकर फॉर्मूला। हमने कल बात की थी थोड़ी सी इसके बारे में। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुई, ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुई, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए, क्या बन गया अपना लेंस बन गया। ठीक है, लेट अस सपोज यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है ओ, पहली रेज ऑब्जेक्ट से चलेगी, ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, दिस इज योर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस इज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो दिस इज n1 फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल। क्या होगा, अब रे डेंसर से रेयर में आई है, सॉरी रेयर से डेंसर में आई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी हल्की सी, कोई आपत्ति? अगर ये सरफेस नहीं होती तो क्या होता, ये रे ऐसे चली जाती सीधा और कहीं आके प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती, दिस इज योर इमेज I1। ये कब बनती, अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती, सेकंड नहीं होती तो। लेकिन यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी यहाँ पे ड्रॉ होगा नॉर्मल। डेंसर से रेडियर में जाते ही क्या होगा, अब इधर नॉर्मल बेंड होगी लाइट और ये आपकी कहीं पे कुछ इमेज बनेगी आई। ठीक है, लेट अस सपोज द थिकनेस ऑफ द लेंस इज p, the distance of object from the first reflecting surface is u, and the distance of image of by first reflecting surface is v dash, and the distance from second reflecting surface to the final image is v। क्लियर है? इतना हमारे पास यहां पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ रे है इसलिए इसको पॉजिटिव मान लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, फॉर्मूला कहता है लेट अस सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 और फाइनली μ1, क्योंकि जो मीडियम यहां पे होगा वही मीडियम इधर भी होगा, लेंस बीच में उस मीडियम में रखा हुआ है। ये बात समझ में आती है? हमने कल μ3 लेके सॉल्व किया था बट जरूरत नहीं है, या फिर चाहे तो ले लेते हैं, आप लोगों को कट करना पड़ रहा है तो। चलो फॉर्मूला लगाए। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की कहानी देखो, μ2 बाई v। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज कौन सी है, I1 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी v1 माइनस सेकंड रिफ्रैक्टिंग फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा, u, तो क्या हो जाएगी इमेज u1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई, इसके लिए मान लेते हैं R1 है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए R2 है, तो इट इज बिकम R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड देखो, तो फ्रॉम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, μ2 क्या था, जहां जाएगी रे कहां जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, मतलब μ3 में जा रही है, तो μ3 बाई इमेज कौन सी बन रही है फाइनल v, माइनस किस मीडियम से रे जा रही है, μ2 से जा रही है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा I डैश, क्योंकि इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो चुका है, अब ऑब्जेक्ट आपका I डैश है। तो इस केस में V डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से थी, तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे होगा, थिकनेस t अगर हम हटा दें तो ये डिस्टेंस होगी, तो दिस इज योर V डैश माइनस t इज
इक्वल्स टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। बोलिए कोई आपत्ति किसी को? अगर हम t को 0 मान लें, क्योंकि थिकनेस बहुत कम हो अगर लेंस की हमारे, तो इट इज बिकम μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u μ1 बाई u डैश, सॉरी दिस इज μ2 बाई v डैश, दिस इज μ2 बाई v डैश इज इक्वल्स टू μ3 माइनस μ2 बाई r2। कोई आपत्ति यहां तक? दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप ऐड करोगे माइनस μ2 बाई वी डैश प्लस μ2 बाई वी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, μ2 माइनस μ1 बाई r1। ऐड कर रहे हैं हम लोग यहां पे, तो प्लस आना चाहिए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहां से तो क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ3 भाई, μ3 माइनस μ2 है ना, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, μ2 माइनस μ3 अपॉन r2। कोई आपत्ति? दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल्स। बोलिए क्लियर हुआ ये? कोई आपत्ति यहां तक? अब यहां पे हम एक एजम्पशन लेंगे, लेट μ1 इक्वल टू μ3, मतलब ये और ये दोनों मीडियम क्या है हमारे, इक्वल है। तो उस केस में आप इसको μ3 को रिप्लेस कर दो μ1 से, तो यहां μ1 कॉमन ले लीजिएगा, तो μ1 कॉमन ले लिए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, तो देखो ये आपका क्या रहेगा, μ2 माइनस μ1 माइनस μ2 माइनस μ1, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। तो μ2 माइनस μ1 अगर हम कॉमन लेंगे, μ2 माइनस μ1, तो यहां क्या बन गया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई आपत्ति? इस μ1 को इधर भेज दो, इस μ1 को जैसे आप इधर भेजोगे क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ1 यहां पे आएगा जब, तो μ2 बाई μ1 माइनस 1, μ2 बाई μ1 माइनस 1 कैसे हो, μ1 बाई μ1 1 आ गया कट के, इनटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई आपत्ति? इसको पढ़ते हैं f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू, इसको आपने पढ़ा था म्यू, दिस इज लिखा क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। बोलिए बेटा किसी को डाउट है? नोट डाउन कीजिए इसको सही से। तो देखा 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखा? ठीक है, यहां पे म्यू क्या है, तो म्यू इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, यही तो होगा। म्यू क्या है बेटा आपका, μ2 बाई μ1। μ2 क्या होता है, μ1 क्या होता है, μ2 होता है जहां जाएगी, और μ1 होता है जहां से जाएगी। कौन, रे। μ1 होता है ऑब्जेक्ट का मीडियम, μ2 होता है इमेज का, μ2 होता है, बस आपको μ2 के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखो जहां रे जा रही है उस मीडियम का नाम होता है μ2।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां से देखें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द फोकल लेंथ, दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ बच्चे सही है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस is depend upon the refractive index mu1 minus mu2, mu1 sorry mu minus 1, this is the formula। अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें for two medium, for two different mediums, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये टू डिफरेंट मीडियम की क्या कहानी है उसको समझते हैं पहले। ये हमारा एक लेंस है, ये अभी एयर में रखा हुआ है और इसी लेंस को हमने वाटर में डाल दिया है, ठीक है। जब ये एयर में था, हाँ बच्चे, हमने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया बेटा कि इस चीज को हमने कांस्टेंट मान लिया है। देखो कैसे, ये हमारा एक लेंस था जो रिसेंट में एयर में रखा हुआ है, ठीक है। ये लेंस है हमारा, लेट अस सपोज, और ये एयर में रखा हुआ है। इसकी कुछ फोकल लेंथ आ रही है, मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ एफ एयर आ रही है, ठीक है। इसकी कुछ रेडियस होगी r1, इसकी कुछ रेडियस होगी r2। ये वाला टर्म सॉल्व होगा, कुछ वैल्यू आएगी, आ गई बेटा। अब इसी को हमने उठा के वाटर में डाल दिया है, दिस इज योर H2O। तो वाटर में डालते ही क्या होगा, क्या R1 R2 बदल जाएंगे? हाँ बच्चे, R1 R2 बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना। R1 R2 नहीं बदलेंगे अगर, तो इस टर्म की वैल्यू फिर से वापस से वही आएगी जो पहले आई थी। तो इसलिए इसको हमने कांस्टेंट मान लिया और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आए। इतिहास गवाह है, जब जब कांस्टेंट इक्वल को देखता है तब तब प्रोपोर्शनैलिटी आता है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी आ चुका है। लेट अस सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू ए था, ये म्यू ग्लास या लेंस है, ये म्यू वाटर है और ये म्यू ग्लास है, ठीक है। जब इस फॉर्मूले को आप 2 टाइम्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो जब एयर के लिए लिखेंगे हम इसको, तो 1/f एयर, फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू म्यू, क्या है, म्यू2 बाई म्यू1 है। म्यू2 क्या होता है, जहां जाएगी, कहां जाएगी रे, हमेशा ग्लास में जाएगी, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन, अब इसी को आप वाटर के लिए लिखिए, तो 1/f वाटर इज इक्वल्स टू, अब रे कहां से जाएगी, वाटर से जाएगी और किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर माइनस 1। इसमें आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो एफ डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, तो एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर इज इक्वल्स टू, ये टर्म क्या आएगी, दिस इज योर म्यू ए जी माइनस 1 अपॉन दिस इज योर म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? देखो क्या हो रहा है, हमें यहां से पता चल रहा है फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, होती है कि नहीं होती है भाई, 1/f है ना, तो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, -1 करेंगे तो उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी और उतना कम फोकल लेंथ आएगा। यहां से हमने देखा क्या कि अगर दो अलग अलग मीडियम की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे इफेक्ट होगा, इस तरीके से कुछ। बोलिए क्लियर हुआ ये? कहने का मतलब है अगर कोई लेंस हमारा एयर में था, उसको हमने सडनली वाटर में डाल दिया, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं फोकल लेंथ, हेडिंग डालिएगा फोकल लेंथ
of lens in any different medium. Focal length of lens in any different medium. नोट कर लीजिए. This is for a case of water. बोलिए किसी को आपत्ति है? नहीं है? लेंस कितने टाइप के होते हैं? किसी को पता है? अच्छा, लेंस होता क्या है? व्हाट इज लेंस? इसके बारे में तुमने बात ही नहीं की. अच्छा, काम क्या है लेंस का? क्या करता है लेंस? और कोई बढ़िया काम? लाइट को कन्वर्ट करेगा. इट इज अ डिवाइस. लेंस एक डिवाइस है विच हेल्प टू बेंड द रेज. रे की डायरेक्शन को मोड़ने के लिए काम आता है लेंस. हमें पता है ना रे कौन सी डायरेक्शन में चलती है? स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा, है ना? बचपन में क्लास 8 में पढ़ा था कि रे ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर वो अधूरा था. हमने इसको अपनी क्लास में पूरा किया फॉर अ सिंगल मीडियम. ठीक. अब सवाल ये है कि अगर हमें रे की डायरेक्शन को मोड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने पूरे आप चारों तरफ वाटर वाटर भर देंगे. नहीं, हमारे हाथ में है. कोई बाढ़ थोड़ी ना लेके आएंगे यहाँ पे. तो उसके लिए क्या करेंगे? लेंस का इस्तेमाल करेंगे. रे कहेगी हम नहीं मुड़ेंगे, हम कहेंगे कैसे नहीं मुड़ोगी? बताते हैं अभी हम. लेंस लेके आएंगे, लगाएंगे सामने, देखो फिर मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी? बोलिए बेटा. आज हमने एक नया डिवाइस पढ़ा, लेंस. लेंस क्या है? चलिए हेडिंग डालिए, नोट हो गया तो. लेंस. लेंस होता क्या है एग्जैक्टली? लिख लो इसके अंदर. इट इज अ डिवाइस. लेंस में लिखेंगे इट इज अ डिवाइस which help to bend the ray. It is a device which help to bend the rays. रे की डायरेक्शन को बेंड करने का काम करता है. क्लियर हो गया बेटा ये? बोलिए किसी को आपत्ति है? हाँ बच्चों, कोई डाउट है? लेंस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया. कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ये सब बच्चों के आंसर होते हैं बेटा. ये सब आप भूल जाइए. लेंस हमारे सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक कन्वर्जिंग, दूसरा डाइवर्जिंग. आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे इसके बारे में. लेंस कितने टाइप के होते हैं? कन्वर्जिंग. कौन सा टू? नहीं, किसी बच्चे ने बोला 2. डाइवर्जिंग. कन्वर्जिंग का काम क्या होता है? डाइवर्जिंग का काम क्या होता है? कन्वर्जिंग का काम होता है सिकोड़ना. पहले लाइट फैल के आ रही थी, बस एक पॉइंट पे बटोर देगा. कहने का मतलब है अगर ये कोई लेंस है और लाइट हमारी फैल के आ रही थी, सपोज दैट पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक पॉइंट पे इसको बटोर देगा. तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. इसने क्या किया? सारी रेस को एक डायरेक्शन में बेंड कर दिया, किसी एक पॉइंट पे बेंड कर दिया. क्लियर हुआ? कन्वर्जिंग की खासियत याद रखिएगा, ये बीच से मोटा होता है. थिक नहीं, थिन. थिक इन मिडिल. दूसरी बात, एक सेकेंड बोलिए. इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ये याद रखिएगा,
पॉजिटिव होती है, और ये इसका वाइस वर्सा भी होता है। कहने का क्या मतलब है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंथ, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ लेंथ यूज्ड तो बाय इट्स फोकल लेंथ। अगर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस, अगर हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। समझ लीजिएगा, इसमें आप फंसेंगे, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को पता कैसे करते हैं कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है और कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है, तो छू के पता करते हैं। कैसे पता करते हैं बेटा, छू के पता करेंगे। लेट अस सपोज अगर आपका एग्जामिनर आया प्रैक्टिकल में और वो पूछेगा आपसे कि अगर हम आपको लेंस दे दें तो क्या आप बता पाओगे, तो हाँ बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होगा वो थिक इन मिडिल होगा, मतलब बीच में हल्का सा मोटा। डोंट वरी, आपको महसूस हो जाएगा, जिन बच्चों ने नहीं छुआ है उनको महसूस हो जाएगा। और डाइवर्जिंग की खासियत जान लीजिए। नंबर 1, दिस इज थिन इन मिडिल। नंबर 2, फोकस विल बी नेगेटिव। डाइवर्जिंग की क्या पिक्चर बनेगी, लेट अस सपोज इट इज लेंस, लेंस कोई भी रे जो पैरेलल आ रही थी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट गेट डाइवर्ज। क्लियर है, तो दैट टाइप ऑफ लेंस which converts the light, मतलब which bend light at a certain at a particular point is known as converging lens. That point, that device which can diverge the ray, ये देखो फैला दिया पूरी रेस को, तो this is a type of diverging lens. Diverging lens thin in middle, focus will be negative. Converging lens का focus will be positive. याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर फोकस पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, वो कन्वर्जिंग ही लेंस होगा, क्योंकि कभी कभी जब लेंस को हम एयर में देखते हैं तो उसका फोकल लेंस पॉजिटिव होता है, मतलब वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। लेकिन अगर उस लेंस को हम ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, क्या हो, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज दैट लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो लेंस की फोकस नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब उसका नेचर बदल जाता है। नेचर का मतलब पहले वो कन्वर्जिंग था, अब क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया है। इज इट क्लियर, हम इसको हालांकि प्रूव करेंगे, या फिर आप इसको नोट करने के बाद इस स्टेटमेंट को, अभी रुक जाओ, अच्छा इसमें कुछ और चीजें भी देखनी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। बस याद रखिएगा कि मुझे पढ़ाना है और आपको हमसे सीखना है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर फोकस पॉजिटिव और निगेटिव में कुछ आता है तो उससे हमें न्यूमेरिकली पता चलेगा, मतलब कॉपी में कैसे पता चलेगा, फोकस के साइन को देख के, और रियलिटी में कैसे पता चलेगा, टच करके। क्लियर हो गया, मतलब लेंस को हम कॉपी में और रियलिटी दोनों में पहचान सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ नहीं पूछना है। कन्वर्जिंग लेंस 3 टाइप की बुक में दिए होंगे। नंबर 1 कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। नंबर 2 प्लेनो कॉन्वेक्स। नंबर 3 कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस में 3 टाइप के दिए होंगे। नंबर 1 बाई कॉनकेव, नंबर 2 प्लेनो कॉनकेव, नंबर 3 दिस इज योर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, पहली सरफेस कॉनकेव है, दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है। पहली सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी सरफेस कॉनकेव है।